हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस का शॉर्ट्स, जो कि मार्च की मैगजीन 2024 विजन आईएएस की मैगजीन है गाइस, मंथली मैगजीन है। इसमें गाइस आज हम चेक करेंगे पार्लियामेंट में या आपके जितने भी पॉलिटी के शॉर्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछले पूरे ही 2 सालों की वीडियोस को मंथ वाइज डाला गया है चैनल पर ऑलरेडी। आप उसको अगर करंट अफेयर्स की बहुत हैसल में है, 2024 में प्रीलिम्स आने वाला है, बहुत सही तरीका पता है क्या होता है, मैगजीन के वीडियोस को सुन लिया जाए और होपफुली आपको पीएम पाठशाला वो सारा कुछ देगा जो एक्चुअल आपकी रिक्वायरमेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उस तरह से करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, वो सारा गाइडेंस आपको वीडियोस के तहत ही मिल जाएगा। राइट, सो अभी अगर आपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी नहीं शुरू किया है 2024 की मार्च की मैगजीन का, तो भी ऑलरेडी कवर कर दिए गए 8 टॉपिक बड़े ही कंसोलिडेटेड मैनर में। कैसे उसको अप्रोच करना है वो सारा डिस्कस किया गया है। आज हम देखते हैं शॉर्ट्स वाले पार्ट, क्योंकि देखो शॉर्ट्स को भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि 4-5 शॉर्ट ही हैं निपटा देते हैं। निपटाने वाला काम बिल्कुल भी मत करना कि जहाँ आपने ये सोचा वहीं यूपीएससी आपका ले लेगा, टेस्टिंग कर लेगा। तो इसीलिए बड़ा ही कंसोलिडेटेड वे में हर एक चीज़ के लिए एक इम्पोर्टेंस है, हर एक टॉपिक की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो उसको उस तरह से लेना है। हर टॉपिक देखो अपने आप में बड़ा डिफरेंट है, उसको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो काफ़ी आप अच्छा कर पाओगे। देखो आज का जो पहला ही शॉर्ट है उसमें बात की गई है, डिस्कस किया जा रहा है कि नो पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी फॉर टेकिंग ब्राइब्स। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ तौर पे एक बात को बोला गया है कि जो भी ऐसे हैं पार्लियामेंट्स हैं, जो भी एमपीज हैं जो बहुत ब्राइब वगैरह लेते हैं, ठीक है ना, तो उनको कोई भी पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन ये आना चाहिए कि पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी होती क्या है ना। पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी का जैसे ही नाम आए ना गाइस, आपको एकदम से आर्टिकल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 105 का फर्स्ट क्लॉज याद आ जाना चाहिए। और वो क्या कहता है कि इम्यूनिटी मिलती है मेंबर्स को फ्रॉम एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड। जो भी वो कहते हैं पार्लियामेंट में, है ना, या जो भी वो वोट वगैरह देते हैं, वो सारी चीज़ें उनको उसमें प्रिविलेज मिलती है। आप ये कह सकते हो कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी बात को वहाँ पर रख सकता है और उसमें कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं की जाती। यही होती है आपकी पार्लियामेंट इम्यूनिटीज, है ना, कि फ्रीडम टू स्पीक, पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, वोट कास्ट कर सकता है ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पर्सनल अटैक और क्रिटिसिज्म, उसको भी बचाया जाता है। मेंबर्स को लीगली स्यू नहीं कर सकते फॉर स्टेटमेंट मेड विद इन द पार्लियामेंट। ये सारी कुछ हम पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी कहते हैं, राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर आप ब्राइब कर रहे हो, उस तरह की आपने रिश्वत ली है और फिर आप सोचते हो कि आपको इम्यूनिटी मिले, तो आप भूल जाओ अब से। तो क्या हुआ, कह रहा सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का केस था। 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बैठी हुई थी और इसने ओवर रूल किया 1998 की जजमेंट जो पीवी नरसिम्हा राव के केस में आई थी। तो करंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लेजिस्लेचर है वो क्लेम नहीं कर सकते इम्यूनिटी को फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, ठीक है, फॉर टेकिंग ब्राइब्स फॉर स्पीच वोट उसको नहीं करा जा सकता। अब की हाइलाइट्स में यहाँ क्या बोल रहा है, ना देखो की हाईलाइट में जजमेंट की ये बोला जा रहा है कि ब्राइबरी इज नॉट इम्यून। सबसे बड़ी बात, ब्राइबरी जो है वो इम्यून नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल भी इस बात की प्रिविलेज नहीं मिलेगी आपको। तो कितने भी एमपीज हैं, जितने भी एमएलएज हैं, अगर वो पकड़े गए हैं या उन पर आरोप लगा है कि वो ब्राइब लेते हुए पकड़े गए हैं, वो किसी भी तरह की इम्यूनिटी इंजॉय नहीं करेंगे। यानी उनको आर्टिकल 105, 194 जो इम्यूनिटी देता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, वो नहीं मिलेंगे उनको। कह रहा आर्टिकल 105 का जो सेकंड क्लॉज है वो ये कन्फर करता है कि जितने भी एमपीज हैं उनको इम्यूनिटी मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेट और एनी वोट जो वो पार्लियामेंट में करते हैं। यह आर्टिकल 194 का सेकंड क्लॉज जो कि सिमिलर प्रोटेक्शन एमएलएस को देता है। तो टू फोल्ड टेस्ट की यहाँ बात की गई है कि प्रिविलेज की असर्शन इंडिविजुअल एमपीज एमएल को कैसे मिलेगी। 2 फोल्ड टेस्ट होगा। पहला क्या है कि प्रिविलेज जो भी क्लेम की जा रही है हैज़ टू बी कनेक्टेड टू कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। दूसरा इसकी नेसेसिटी है मस्ट बियर द फंक्शनल रिलेशनशिप होना चाहिए। यानी कि जो भी आप प्रिविलेज क्लेम कर रहे हो वो कलेक्टिव हाउस की है, एक एमपी के लिए नहीं है।
वो कलेक्टिव दी गई है। फिर दूसरा, इसकी नेसेसिटी इसलिए मानी जाती है ताकि आप असेंशियल ड्यूटी जो लेजिस्लेचर की है वो आप कर पाओ, इसीलिए आपको दी गई है। भाई आपको किसी भी तरह की पार्लियामेंट्री प्रिविलेज या इम्यूनिटी क्यों दी गई? क्योंकि आप चुनाव लड़कर, आप डायरेक्ट इलेक्टेड होकर आपने एक सरकार बनाई और आप कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हो गवर्नमेंट को, है ना? इसीलिए आपको वो प्रिविलेज मिली, ताकि आप अपनी ड्यूटीज को बिना डरे और आराम से आप उसको डिस्चार्ज कर पाओ, इसीलिए आपको इम्यूनिटी दी है। पर इसकी आड़ में अगर आप रिश्वत वगैरह लेने लग गए हो तो आज से ही तैयार हो जाओ, कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो कह रहा है जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की बात, कह रहा है जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनको भी एक्सक्लूड नहीं किया गया है फ्रॉम हियरिंग ब्राइबरी केसेस अगेंस्ट लेजिस्लेचर, यानी क्रिमिनल कोर्ट्स को भी एक्सक्लूड नहीं किया गया है। नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम हियरिंग ब्राइबरी केसेस अगेंस्ट लेजिस्लेचर merely बिकॉज इट merely ट्रीटेड एज अ कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाता है। कह रहा देखो ये एक सीन था, ये सिनेरियो था। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का यहाँ स्कोप डिस्कस किया गया है कि पर्पस क्या है कि वो वोट कर पाए, बोल पाए, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, बिना डरे वो कर पाए, इसीलिए तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आपको दी गई है। कह रहा पीवी नरसिम्हा राव के जब केस था 1998 का, तो उस केस में बोला गया था कि एलिगेशन लगा था लेजिस्लेचर ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, और एक्सेप्ट हुआ था, उन्होंने ब्राइबरी एक्सेप्ट की थी टू वोट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन 1993। फिर 3:2 मेजोरिटी जजमेंट से 5 जज बैठे थे और उन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर को इम्यूनिटी इंजॉय करने दो फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर ब्राइबरी। उस टाइम तो ये आया था, लेकिन आज ये चैलेंज कर दिया गया है कि ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी तरह की इम्यूनिटी नहीं मिलेगी अगर आप ब्राइब में एक्यूज पाए गए हो। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट शॉर्ट टॉपिक। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म्स। गवर्नमेंट ने गाइस एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनिशिएटिव है। इसका इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया है ताकि गवर्नमेंट अपने नेशनल डेवलपमेंट गोल्स को परस्यू कर पाए और स्टेट्स में बेसिकली परस्यू कर पाए, इसलिए करा गया है। यूटीज को एम्पावर करने के लिए, स्टेट्स को एम्पावर करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। अब इस प्लेटफॉर्म में है क्या, ये चेक करने की बात है। कह रहा देखो ये प्लेटफॉर्म जो है ना, वो सबसे पहला काम क्या कर रहा है कि सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है वैल्यूएबल रिसोर्सेज की, बेस्ट प्रैक्टिसेस, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, नीति आयोग पब्लिकेशन, डेटा सेट, ये सारा तैयार करा गया है। दूसरा, ये मल्टीलिंगुअल होगा, इसमें ना 22 के 22 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस हैं, 7 फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जो डाली गई हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या करा गया है, इसकी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए कि वहाँ पर डिजिटल ट्रेनिंग लोगों को मिले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, स्टेट लेवल पर, तो वहाँ पर ऑफिशियल्स भी तैनात किए जाएंगे। फिर एक्सपर्ट की हेल्प के लिए यहाँ पर ना एक स्पेशलाइज गाइडेंस चलाई जा रही है पार्टनरशिप करके, ताकि किसी भी एरिया के जो स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं उसको लीड किया जा सके। तो एक अच्छा तरीका है, देखो हम सब चाहते हैं कि स्टेट और यूटी एम्पावर हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम डिजिटल भी वहाँ पर पहुँच पाएँ। डिजिटली आप अगर पहुँच गए तो बहुत सारे फ़ायदे आपको वैसे ही देखने को मिल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ट्रीपार्टाइट अग्रीमेंट इन त्रिपुरा। अब पेपर में देखो क्वेश्चन आएगा कि ट्रिपार्टाइट अग्रीमेंट कौन से स्टेट के साथ हुआ है, तो त्रिपुरा याद रखना, टी से ट्रिपार्टाइट एंड टी से त्रिपुरा। तो ट्रिपार्टाइट है यानी कि 3 लोगों के बीच में हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस के बीच में हुआ है। ये एग्रीमेंट क्या है, ये एग्रीमेंट बेसिकली ये कोशिश कर रहा है कि जो त्रिपुरा के इंडिजिनियस यानी कि जो लोकल पॉपुलेशन है उसके इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए, जो बहुत समय से हिस्टोरिकली पॉलिटिकल राइट्स से रिलेटेड हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो आइडेंटिटी कल्चर से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, उसके रिजॉल्व करने के लिए ही ट्रीपार्टाइट अग्रीमेंट त्रिपुरा में हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, त्रिपुरा और द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस के बीच में। और देखो ये जॉइंट वर्किंग कमेटी बिठाएंगे, म्यूचुअली एग्रीड पॉइंट्स पे आराम से सारा कुछ डिस्कस करके कुछ पॉइंटर्स बनाएंगे ताकि वहां पर सुख चैन आ सके त्रिपुरा की इंडिजिनस पॉपुलेशन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये पहल है ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भी हेल्प ली है इन्होंने। एक ही चाहते हैं, पता है क्या है, यूजर फ्रेंडली, इजी टू डिप्लॉय, ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर चाहते हैं ताकि जो स्टेट पुलिस फोर्स होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन आसान हो जाए उनको हेल्प करने के लिए। तो देखो डिजिटल सीसीएमएस आने से क्या होगा, एक तो जो एनआईए का पर्सनल होगा वो बेटर कोऑर्डिनेट कर पाएगा टेररिज्म से ऑर्गेनाइज क्राइम केसेस में, और देर बाय
जस्टिस डिलीवरी को अच्छा कर पाएगा। फिर हेल्प स्टेट पुलिस ऑफ ऑर्गेनाइज यहाँ पे कि वो ट्रिपाटाइड इंटीग्रेट कर पाए, डिजिटलाइज कर पाए डेटा जो जनरेट होता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस, स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के करने के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन को बढ़ाने के लिए, असिस्ट करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्टेट पुलिस फोर्सेस को। तो एडिशनली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, इसने संकल्प ऐप भी बनाई है, ताकि जितना भी ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है इसमें सारा का सारा डेटा हो, क्रिमिनल लॉज के साथ चलता होगा। तो ऑफलाइन भी वर्क करेगा ये, और न्यू क्रिमिनल लॉज के साथ ये काम करेगा। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में आप बहुत सुन ही रहे हो, तो कह रहा कब बना था, कह रहा याद है 26/11 हुआ था, तभी बनाया गया था ये। सेंट्रल काउंटर एजेंसी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, और 2008 में ही सेंट्रल इस्टेब्लिश की गई थी, और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली है। अंडर ये किसके काम करती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये काम करती है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट न्यूज़ ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।